आप जानते हैं, हर बड़े झूठ को दो चीजों की जरूरत होती है, एक विश्वसनीय कहानी और उसे अच्छी तरह से कहने वाला कोई व्यक्ति। यदि आप इन दो चीजों में सफल हो जाते हैं तो सिर्फ उत्पाद बेचना भूल जाइए, आपको संस्कृति को फिर से लिखना होगा और लोगों के व्यवहार के तरीके को बदलना होगा। इन पांचों कंपनियों ने यही किया। सभी पूरी तरह से अलग अलग उद्योगों से थीं और उनके पास ऐसे उत्पाद थे जिनकी वास्तव में किसी को जरूरत नहीं थी। का स्वागत है वह स्थान जहां भविष्य के अरबपति प्रेरित होने आते हैं। यह कहानी तीन प्रमुख खिलाड़ियों, एक कंपनी और एक यादगार नारे से शुरू होती है। यह कंपनी डी बीयर्स है, जो दक्षिण अफ्रीका के किम्बरली में स्थित एक हीरा कंपनी है। इसकी स्थापना 1888 में ब्रिटिश व्यवसायी सेसिल रोड्स ने की थी, जो केप कॉलोनी के प्रधानमंत्री थे। हमारे अगले बड़े खिलाड़ी अर्नेस्ट ओपेनहाइमर हैं, जो एक जर्मन व्यवसायी हैं, जिन्होंने 1929 में महामंदी के ठीक बीच में डी बीयर्स का अधिग्रहण किया था। हमारा तीसरा प्रमुख खिलाड़ी थोड़ी देर बाद आता है। वह डी बीयर्स का हिस्सा नहीं थे, लेकिन यह उनका 4 शब्द वाक्यांश था जिसने हीरा उद्योग को $23 मिलियन की वार्षिक बिक्री से $90 बिलियन के उद्योग में बदल दिया। हीरे कभी दुर्लभ नहीं रहे, वे पूरे दक्षिणी अफ्रीका में प्रचुर मात्रा में थे और वास्तव में डी बीयर्स के पास हीरे के इतने भंडार थे कि उन्हें अपना व्यवसाय कार्टेल की तरह चलाना पड़ा। उन्होंने उत्पादन, मूल्य निर्धारण और बिक्री को नियंत्रित किया और उन्होंने तय किया कि हर साल कितने हीरे बाजार में प्रवेश करेंगे। उन्होंने उन्हें दुर्लभ बना दिया ताकि अधिक लोग उन्हें चाहें। 1930 के दशक तक डी बीयर्स के पास हीरे के भंडार थे जिन्हें कोई नहीं खरीद सकता था, क्योंकि महामंदी ने विलासिता के खर्च को कुचल दिया था। आज हीरे की अंगूठी के बिना शादी के प्रस्ताव की कल्पना करना कठिन है, लेकिन मानव इतिहास के अधिकांश समय में ऐसी कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी। 1940 के दशक से पहले अधिकांश सगाई की अंगूठियों में माणिक, नीलम और रत्न होते थे। हीरे की सगाई की अंगूठियां कोई चीज नहीं थीं। 11 साल बाद 10 में से 8 सगाई की अंगूठियों में हीरा लगा हुआ था। टाइम पत्रिका ने इसे 20वीं सदी का सबसे प्रभावी विज्ञापन नारा बताया। तो संपीड़ित कार्बन का एक टुकड़ा प्यार का सार्वभौमिक प्रतीक कैसे बन गया और किसने सुनिश्चित किया कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी इसके लिए हजारों का भुगतान करते रहेंगे? तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले उस नारे से शुरू करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। 1947 में हमारे तीसरे प्रमुख खिलाड़ी फ्रांसिस ग्रीटी नामक एक युवा कॉपीराइटर ने बिस्तर पर जाने से पहले 4 शब्द लिखे, हीरा सदैव के लिए है। उन्होंने एंडब्ल्यू के लिए काम किया। आयर एंड सन फिलाडेल्फिया की एक विज्ञापन एजेंसी है जो कॉरपोरेट अभियानों के लिए जानी जाती है। डी बीयर्स को पता था कि जब विलासिता पर खर्च कम हुआ तो उन्हें समस्या हुई, क्योंकि हीरे का कोई कार्यात्मक मूल्य नहीं होता है, ना आप इसका विपणन उस तरह नहीं कर सकते जैसे आप किसी सामान्य उत्पाद का विपणन करते हैं, जहां आप लोगों को बताते हैं कि वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इसलिए उन्हें इसे लोगों के लिए आकर्षक बनाने का एक और तरीका निकालना पड़ा। उन्हें इसे भावनात्मक मूल्य पर बेचना पड़ा, और प्यार से ज्यादा भावनात्मक क्या है? विपणक ने हीरे को 3 चीजों से जोड़ा: प्रेम, प्रतिबद्धता और स्थिति। फ्रांसिस ग्रीटी के नारे का इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि हीरा कितने समय तक रहता है, यह इस बारे में है कि प्यार कितने समय तक रहता है। अभियान का विचार यह था कि वास्तविक प्रेम में बलिदान शामिल है, और वास्तविक पुरुषों ने हीरे के रूप में बलिदान दिया। उन्होंने सभी को यह विश्वास बेच दिया कि यदि प्रेम वास्तविक है तो उसके साथ एक स्थायी प्रतीक भी होना चाहिए, और हीरे बिल्कुल वैसे ही हैं। एक बार जब उन्होंने रूपरेखा और मील का पत्थर तय कर लिया तो उन्होंने सार्वजनिक विपणन को आगे बढ़ाया। फिर हीरे की अंगूठियां फिल्मों में दिखाई देने लगीं। हीरे की अंगूठियों के साथ सेलिब्रिटी की सगाई की कहानियां सामने आने लगीं, और पत्रिकाओं में बताया गया कि कैसे पुरुषों ने हीरे की अंगूठी की कीमत के माध्यम से अपने प्यार को साबित किया। उनकी योजना काम कर गई और हीरा उद्योग में विस्फोट हो गया।
भले ही पत्थर बिल्कुल वैसे ही रहे, हीरे को प्यार और प्रतिबद्धता का प्रतीक बनाने से लोगों को विश्वास हो गया कि यह एक आजीवन संपत्ति है। लेकिन सच तो यह है कि वे अपना मूल्य नहीं रखते। खुद नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन है। नाश्ते के बारे में हर किसी की अपनी राय होती है, और यह भी कि उपवास तोड़ने का सबसे अच्छा समय कब है, यह अभी भी स्वास्थ्य हलकों में एक गर्मागर्म बहस का विषय है। और हालांकि हम हर बात पर सहमत नहीं होंगे, हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि नाश्ते पर सबसे अजीब राय उसी व्यक्ति से आई है जो बहस शुरू करने के लिए जिम्मेदार है। यह सब जुनून और सनक है। उनका नाम जॉन हार्वे केलॉग है, जो $29 बिलियन के केलॉग ब्रांड के संस्थापक हैं। उनका मानना था कि पाचन एक नैतिक प्रक्रिया है और हमारी खानपान की आदतें हमारे चरित्र, आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक शुद्धता को भी प्रभावित करती हैं। और यदि आप बहुत अधिक खाते हैं या भारी और मसालेदार भोजन खाते हैं तो यह वासना, आलस्य और अनुशासन की कमी जैसे पापपूर्ण व्यवहार को जन्म देगा। इसलिए उन्होंने लोगों के नैतिक कार्यों को मजबूत करना और उनकी इच्छाओं को दबाना अपना मिशन बना लिया, और उन्होंने ऐसा सबसे सादा नाश्ता बनाकर किया। आपके पास शायद यहाँ 2 प्रश्न हैं। ठीक है, सबसे पहले, कोई ऐसे निष्कर्ष पर कैसे पहुँच सकता है जो इतना असंबद्ध प्रतीत होता है? और दूसरी बात, वह सबको मूर्ख कैसे बना सका आज भी, जब हम केलॉग्स ब्रांड के बारे में सच्चाई जानते हैं और विज्ञान ने सभी विपणन रणनीतियों को खारिज कर दिया है। अनाज अभी भी दुनिया में दूसरा सबसे लोकप्रिय नाश्ता है, केवल अंडे से पीछे है। तो फिर जॉन केलॉग ने ऐसा क्यों माना? खैर, हम इस हिस्से को मिथक के पीछे का आदमी कहेंगे। ठीक है, जॉन केलॉग का जन्म एक ईसाई आंदोलन में हुआ था जिसे 7वें दिन के इवेंटिस्ट चर्च के नाम से जाना जाता था, जिसमें स्वास्थ्य, शाकाहार और नैतिक जीवन पर जोर दिया गया था। वह 16 बच्चों में से एक था और उसे हमेशा से विज्ञान और चिकित्सा में रुचि थी। जब वह बड़े हुए तो उन्होंने मिशिगन में बैटल क्रीक सैनिटेरियम नामक एक स्वास्थ्य रिसोर्ट चलाया। वह एक चिकित्सक थे, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह भोजन और नैतिकता के बारे में सख्त मान्यताओं वाले 7वें दिन के इवेंटिस्ट थे। उनका मानना था कि नरम खाद्य पदार्थ अशुद्ध विचारों को कम करते हैं और लोगों को नियंत्रित करना आसान बनाते हैं। इसलिए उन्होंने सादे, अनाज आधारित भोजन के इर्द गिर्द एक पूरी जीवन शैली बना ली। 1984 में उन्होंने और उनके भाई विल ने अनाज को पचाने में आसान बनाने के लिए गेहूं के गुच्छे बनाए। उन्होंने अंततः मकई के साथ भी ऐसा ही किया। वह आविष्कार बाद में मकई के गुच्छे बन गया। उन्होंने लोगों को यह समझाने के लिए एक विपणन अभियान चलाया कि सुबह का नाश्ता छोड़ना अस्वास्थ्यकर है। एक बार जब आप अनाज को दूध के साथ मिला देते हैं तो यह त्वरित, सस्ता और स्वादिष्ट होता है। केलॉग्स पहले कुछ वर्षों तक काफी स्वस्थ था, लेकिन जैसे ही विल ने उत्पाद को बड़े पैमाने पर उत्पादन में लाया, उन्हें इसे और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसमें चीनी की मात्रा बढ़ानी पड़ी। जब आप इसमें इसकी प्रसंस्करण क्षमता और इसके शेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए इसमें डाली जाने वाली सामग्री को जोड़ते हैं तो यह अब बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रह जाता है। लेकिन फिर भी उन्होंने इसे पौष्टिक बताया, इसलिए माता पिता ने इसे खरीद लिया। फिर उन्होंने कार्टून चरित्र और अधिक स्वाद जोड़ा, इसलिए बच्चों को यह पसंद आया। उन्होंने कहानियों के साथ शुभंकर बनाए और बक्सों में पुरस्कार रखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नाश्ते में दूध आवश्यक है, खासकर बच्चों में। उन्होंने ऐसे विज्ञापन बनाए जिनसे पता चला कि फ्रिज में दूध न रखना कितना असुविधाजनक है, जैसे सूखा अनाज या सूखी कुकी खाना। और इसने दूध को दैनिक प्रधान भोजन बना दिया और हर रसोई में डिफॉल्ट रूप से इसका स्टॉक होना चाहिए। इससे यह संदेश गया कि यदि आपके फ्रिज में दूध नहीं है तो आप एक परिवार के रूप में असफल हो जाएंगे। इसे अच्छी तरह से समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रसिद्ध चेहरों का उपयोग करके कुछ हल्कापन जोड़ा। उनमें से बहुत सारे श्वेतश्याम तस्वीरें, दूध वाली मूछें और वह टैगलाइन गॉट मिल्क अभियान ने एक साथ 3 चीजों को प्रभावित किया: स्वास्थ्य,
अपराध बोध और हास्य इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो देश दूध के सबसे बड़े उपभोक्ता थे उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की दर भी सबसे अधिक थी। अनुसंधान से पहले ही डेयरी उद्योग ने सभी का दिल जीत लिया। बिल्कुल हमारी अगली बड़ी मार्केटिंग ट्रिक की तरह हॉलमार्क ग्रीटिंग कार्ड। हॉलमार्क प्रकार की फिल्में ग्रीटिंग कार्ड उद्योग से आगे निकल गई हैं। है ना, यह लोगों का क्रिसमस या दिल टूटने का आराम चैनल है। यह मनोरंजन के रूप में प्रच्छन्न विपणन है, क्योंकि इसका पूरा लक्ष्य उसी थीम को आगे बढ़ाना है जिस पर ग्रीटिंग कार्ड बेचे जाते हैं। इसमें प्रेम, पुरानी यादें, मेल मिलाप और जीवन का कोई भी विशेष क्षण शामिल है। जब आप इसे तोड़ते हैं तो यह कुछ घटिया रेखाओं वाला कार्डबोर्ड पेपर का एक सुंदर टुकड़ा होता है जिसकी कीमत लगभग $5 बिलियन होती है। ग्रीटिंग कार्डों ने मील के पत्थर और विशेष दिनों को एक विशाल उत्सव में बदल दिया। हॉलमार्क से पहले लोग पत्रों, यात्राओं या छोटे उपहारों के माध्यम से इसे आसानी से प्रबंधित कर लेते थे। यह विचार कि आपको किसी अवसर को चिह्नित करने के लिए पहले से बना हुआ कार्ड खरीदना चाहिए का आविष्कार किया जाना था और इसे सामाजिक मानदंडों में शामिल किया जाना था। यह इस बात का प्रमाण बन गया कि आप परवाह करते हैं। जॉयस क्लाइड हॉल ने कंपनी की शुरुआत 1910 में की थी, जब उन्होंने देखा कि डाक सेवा के विस्तार के बावजूद पोस्ट कार्ड का चलन खत्म हो रहा था। ग्रीटिंग कार्ड व्यक्तिगत स्पर्श वाले सुंदर पोस्ट कार्ड की तरह होते हैं, यहाँ तक कि गोनोरिया के उपचार के रूप में भी। हालांकि उनकी बिक्री में गिरावट आ रही थी, इसलिए मूल कंपनी लैम्बर्ट फार्मास्यूटिकल ने जनता को आकर्षित करने के लिए अपने उद्देश्य को पुनः निर्धारित करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक नया शब्द बनाया, हैलिटोसिस, जो लैटिन और ग्रीक शब्दों का मिश्रण है, जिसका अर्थ है सांस और रोगग्रस्त स्थिति। सबसे पहले उन्होंने समस्या बेच दी। उनके विज्ञापनों में वास्तव में एक युवा महिला को क्रोनिक हैलिटोसिस के कारण शादी का मौका खोते हुए दिखाया गया था। एक व्यापारी बैठकों में भाग नहीं लेता था और मित्र उससे दूरी बनाए रखते थे। उन्होंने आपकी सफलता, रिश्तों और आत्ममूल्य के लिए खतरे के रूप में खराब सांस बेची। फिर उन्होंने तुम्हें समाधान बेच दिया, लिस्टेरिन। अब सांसों की बदबू यह किसी और चीज का लक्षण है और लिस्टेरिन बस उस लक्षण को छुपा देता है, इसलिए यह कोई चिकित्सा समाधान नहीं है। लेकिन उन्होंने इसे एक के रूप में बेच दिया। कुछ ही वर्षों में बिक्री में भारी वृद्धि हुई और उनका वार्षिक राजस्व 1 लाख से बढ़कर $4 मिलियन से अधिक हो गया। अब 2032 में माउथ वॉश का मार्केट कैप $16 बिलियन होने का अनुमान है, जो लिस्टेरिन की समस्या समाधान मार्केटिंग को इतिहास में सबसे सफल में से एक बनाता है। इस प्रकार के विपणन में कुछ ऐसा पाया जाता है जिसे लोग आमतौर पर सहन कर लेते हैं। इसे अस्वीकार्य के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाता है, फिर समाधान प्रस्तुत किया जाता है। उनकी कहानी ने सांसों की बदबू को एक छोटे से सामाजिक नोट से एक चिकित्सा संबंधी मुद्दे में बदल दिया, जिसका इलाज करना लोगों को हर दिन अनिवार्य लगा और वह दायित्व एक आदत में बदल गया। उनके अभियान ने सामाजिक मानदंडों को इस हद तक पुनः लिख दिया कि सांसों की बदबू एक प्रमुख शिष्टाचार वर्जना बन गई। यह कल्पना करना कठिन है कि यह कुछ ऐसा था जिसे अतीत में स्वीकार कर लिया गया था, क्योंकि इन दिनों हम आम तौर पर सांसों की दुर्गंध से दूर रहते हैं। वे अपने विज्ञापनों में दांतों की सड़न या चिकित्सीय क्षति दिखा सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने हमें खोए हुए अवसरों और अस्वीकृति पर बेच दिया और हमने यह सब खरीद लिया। और क्योंकि यह ऐसी चीज नहीं है जिसका आप स्वयं निदान कर सकें, यह मान लेना सुरक्षित है कि आपको सांसों की दुर्गंध की समस्या हो सकती है के लिए लिस्टेरिन का उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है। अब इनमें से प्रत्येक अभियान एक ही तरह की रणनीति का पालन करता है ना। कोई साधारण चीज लें, उसे कुछ अर्थ दें, उसे भावना से जोड़े और उस भावना को अटूट महसूस कराएं। एक बार कहानी जड़ पकड़ लेती है तो तर्क मायने नहीं रखता, क्योंकि भावनात्मक पटकथा तथ्यों से कहीं अधिक गहरी होती है। यह एक अनुस्मारक है कि विपणन संस्कृति को आकार दे सकता है और जितना बेहतर आप इसे समझ सकते हैं, उतना ही अधिक आप इसे अपने प्रभाव के लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि आप कोई उत्पाद, सेवा या अपना स्वयं का कौशल बेच रहे हैं,
तो आप उसका विपणन करने के लिए उनकी पुस्तकों से एक पृष्ठ ले सकते हैं। मेरे मित्र, आज हमारी ओर से बस इतना ही। यदि आप इस तरह के कुछ और वीडियो की तलाश में हैं, तो हमारे कुछ अन्य नवीनतम वीडियो देखें, और यदि आप और गहराई में जाने के लिए तैयार हैं, तो हमारी वेबसाइट servicemoney.in पर जाएं। अगली बार हम आपसे यहीं मिलेंगे। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखना।